क्या आपको भी लगता है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर आपको मिलता है उसमें गैस कम है? अगर हाँ, तो अब ये टेंशन आपकी खत्म हो सकती है, क्योंकि अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर एक क्यूआर कोड होगा। इसमें गैस सिलेंडर के वजन और एक्सपायरी समेत पूरी हिस्ट्री भी होगी। 3 महीने में ये सब शुरू हो जाएगा। आईओसीएल के ईडी से बात की संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। जल्द ही अब हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगा होगा। जी हाँ, ये क्यूआर कोड इस एलपीजी सिलेंडर की जन्मपत्री होगी, यानी इससे ग्राहक को पता चल सकेगा कि ये सिलेंडर कितना जेन्युइन है, कितना सेफ है, ये तमाम चीज़ें। कंपनी का कहना है कि इस क्यूआर कोड के ज़रिए पूरी ट्रैकिंग होगी, जिससे कि उन्हें असेट्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन ग्राहक को इससे और क्या फ़ायदा होगा, वो जानने के लिए हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष ग्रोवर जी, ईडी स्ट्रेटेजिक। आप बताइए कि ग्राहक को इस क्यूआर कोड से क्या फ़ायदा होगा? ग्राहक को संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो 3 बेसिक फ़ायदे हैं कि उसको ये जेन्युइनली पता चलेगा कि ये सिलेंडर किस प्लांट से भरा है, किस दिन भरा है और इसकी टेस्ट डेट्स क्या हैं। तो उसको एश्योर्ड रहेगा कि ये सिलेंडर सेफ़ है, ड्यू फॉर टेस्टिंग की डेट उसके आगे की है और जिस भी डिलीवरी मैन ने उसे डिलीवर किया है और किस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आया है उसके बारे में उसको सूचना प्राप्त रहेगी। तो इसके ज़रिए वो एश्योर्ड रहेगा कि ये सिलेंडर जो है हमारे प्लांट से आया है और सेफ़ है पूरी तरह से और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी तरह। और इसके अलावा ट्रैकिंग का डाइवर्जन, और ट्रैकिंग का जो डाइवर्जन है कि अगर सिलेंडर किसी और तरीके से घूम के अगर उसके पास आया है, वो भी उनको पता चल पाएगा कि वो सिलेंडर में गैस पूरी है नहीं है, वो चीज़ें भी उसको पता चल पाएंगी। कुछ इस तरह से अगर मोबाइल में अपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो इस तरह का डिस्प्ले आपके मोबाइल के वेबसाइट पर खुलेगा, जिसमें पता चल सकेगा किस बॉटलिंग प्लांट में इसको भरा गया है, कहाँ से घूम के आया है, किस डीलर के पास है, ये तमाम जानकारियाँ। यानी कुल मिलाकर इस एलपीजी गैस सिलेंडर की पूरी जनपत्री इसके साथ होगी। कंपनी का कहना है कि ये जो पुराने गैस सिलेंडर होंगे उसमें इस तरह के क्यूआर कोड को चिपका दिया जाएगा और नए जो भी एलपीजी गैस सिलेंडर होंगे वो इसमें इस तरह के क्यूआर कोड एम्बेडेड लगा होगा। और कंपनी के मुताबिक ये इस पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इंडियन ऑयल के मुताबिक अगले 3 महीने में उनके सभी एलपीजी सिलेंडर पर यह क्यूआर कोड मौजूद होगा। इससे कुल मिलाकर अब देखेंगे तो कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही ग्राहक को भी कई तरह के इससे बेनिफिट मिलेंगे। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज़, ग्रेटर नोएडा। जिस तरह पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग अनिवार्य है, उसी तरह आने वाले दिनों में प्लेन के फ्यूल में भी ब्लेंडिंग शुरू हो सकती है। सरकार इसे लेकर सलाह मशविरा फिलहाल कर रही है, लेकिन सरकार के क्या प्लान है समझने के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। बताइए रोहन, एटीएफ में क्या ब्लेंड किया जा सकता है और सरकार की पूरा मैकेनिज्म क्या सोच रही है सरकार? जी, जिस तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का रोड मैप सरकार ने बनाया है, उसी तर्ज पर सरकार जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग का भी एक रोड मैप तैयार कर रही है। इसके लिए पॉलिसी पर विचार कर रही है और इसी के लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ जो है वो कंसल्टेशन लगातार कर रही है। दरअसल जो SAF है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये जेट फ्यूल ही है, लेकिन इसमें जो कार्बन है वो कम होता है और कार्बन जो एमिशंस होते हैं वो कम होता है। हालांकि इसकी जो कीमत है वो जेट फ्यूल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे एयरलाइंस अभी इसको अपना नहीं रहे हैं और सरकार को ये लगता है कि जब तक इसे मैंडेटरी ना किया जाए या उसको लेकर इंसेंटिव ना दिया जाए, तब तक जो है अधिक से अधिक एयरलाइंस इसको नहीं अपनाएंगे और इसलिए इस पॉलिसी पे काम हो रहा है। सरकार की ये भी कोशिश रहेगी कि भारत में SAF का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, ताकि जो कीमत है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा या डिमांड बढ़ेगी तो कीमत जो है उसकी कंट्रोल में आएगी और वो आने वाले दिनों में ATF के बराबर हो जाए, ताकि अधिक से अधिक जो एयरलाइंस है उसको अपनाएं और इसी को लेकर ये पूरी पॉलिसी तैयार हो रही है। हालांकि अभी ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया में है, लेकिन आने वाले दिनों में हम जो ब्लेंडिंग है ATF की उसको लेकर एक पॉलिसी जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली बंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया। बंगलुरु टेक समिट का ये 25वां संस्करण है जो 16 से 18 नवंबर तक चलेगा। पीएम ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 2 गुनी हो गई है, अब हम दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। इसके अलावा पीएम ने कहा कि बंगलुरु टेक्नोलॉजी का घर है, ये इनोवेशन का शहर है। बता दें बंगलुरु टेक समिट में इस बार 30 हिस्सा लेंगे और इसके अलावा 550 से अधिक प्रदर्शकों, एग्जीबिटर्स, 2000 स्टार्टअप्स और 5000 व्यवसायियों के हिस्सा लेने की भी उम्मीद है। इंडिया जंप द 40th रैंक in the Global Innovation Index in this year. In 2015,
we were ranked 81. The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. इधर कांग्रेस के घर में ही घमासान नहीं संभल रहा है। चुनावी सीजन में राजस्थान में मामला फिर से उलझता जा रहा है। राज्य के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के तौर पर काम नहीं करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया है। साथ ही दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की है। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर नहीं रहेंगे। अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उन पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया। माकन ने लिखा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा और उपचुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना कांग्रेस की खींचतान में एक नया चैप्टर माना जा रहा है। नासा ने आज मिशन मून आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। करीब 3 साल बाद अब फिर मानव के कदम चांद पर पड़ने को तैयार हैं। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये तीसरी बार है जब इसे लॉन्च किया गया है। इसके पहले जो 2 बार ये कोशिश हुई थी वो तकनीकी गड़बड़ी और मौसम की खराबी के चलते नाकाम रही। इस पूरे मिशन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।